हेलो एवरीवन, मैं मीनाक्षी बजाज एक बार फिर आप सबका वेलकम करती हूँ अपने चैनल पर। मुझे उम्मीद है कि आप एक रेगुलर व्यूअर हैं जो कि चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं, सारे वीडियो लेक्चर्स को सुनते हैं और अपनी नॉलेज को बढ़ाते चले जा रहे हैं। जैसे कि आपको मालूम है कि आजकल हम बैंकिंग का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, वो भी काफी डिटेल में। इसके ऊपर ऑलरेडी 3 वीडियो लेक्चर्स मैं आपको प्रोवाइड कर चुकी हूँ। टॉपिक चल रहा है बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया। इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और आज हम सीखेंगे कि रीजनल रूरल बैंक्स क्या होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को एक अच्छे ढंग से और प्रॉपर एग्जाम्पल्स के साथ समझना। माय डियर लर्नर्स, स्लाइड को ध्यान से देखिए। यहाँ पर आपको दिख रहा है शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स की 5 कैटेगरीज। पिछली चारों कैटेगरीज को हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। आज का टॉपिक होगा हमारा रीजनल रूरल बैंक्स के ऊपर। और अगर आपने पिछले पार्ट्स को नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लेक्चर्स को पूरा सुनिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। नोटिफिकेशन भी ऑन ही रखिएगा। तो चलिए देखते हैं कि रीजनल रूरल बैंक्स क्या होते हैं। रीजनल रूरल बैंक्स, इनको बनाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बहुत ही बड़ा रोल है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रोविजंस बनाई। उन्होंने बनाया रीजनल रूरल बैंक्स एक्ट 1976 और जिसमें ये बोला गया कि देश के ग्रामीण इलाकों में उन्नति लाने के लिए इन बैंक्स की बहुत ज्यादा जरूरत है। रीजनल रूरल बैंक्स को डिफाइन किया गया है सेक्शन 3 में। तो क्या लिखा है इस सेक्शन में? इसमें बोला गया है कि जब भी स्पॉन्सर बैंक रिक्वेस्ट करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि सेंट्रल गवर्नमेंट एक काम करे, वह सेटअप करे एक या एक से ज्यादा रीजनल रूरल बैंक उनके राज्य में या यूनियन टेरिटरी में, और इन बैंक्स के लिए लिमिट्स को स्पेसिफाई कर दे। ज्योग्राफिकली ये बता दिया जाए कि किस किस इलाके में यह बैंक अपना कारोबार कर सकता है। अब यहाँ पर एक बात समझनी बहुत ही जरूरी है। बैंक्स तो पहले भी थे, कई प्रकार के बैंक्स थे, पर वह बैंक्स ग्रामीण इलाकों की जो क्रेडिट फैसिलिटीज की जरूरतें थी उनको पूरा नहीं कर पा रहे थे। उन्हीं लैकिंग के कारण ये निर्णय लिया गया कि नए प्रकार के इंस्टीट्यूशंस बनाए जाएं जो कि ग्रामीण इलाकों में कमजोर क्रेडिट स्ट्रक्चर है उसको बढ़ावा दे पाए। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि रिक्वेस्ट तो स्पॉन्सर बैंक ने की है, तो क्या होता है स्पॉन्सर बैंक? चलिए ये भी हम अच्छे से जान लेते हैं। यहाँ पर स्लाइड में देखिए, सबसे पहले तो मैंने आपको ये बताया है कि इंडिया में 43 रीजनल रूरल बैंक्स अपना काम कर रहे हैं जिन्हें की आरबीआई के द्वारा मान्यता प्राप्त है। अब एग्जाम्पल में देखिए, मैंने आपसे बात की है 3 बैंक्स की। पहली है महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक और इसका स्पॉन्सर बैंक है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। दूसरा है पंजाब ग्रामीण बैंक जिसका स्पॉन्सर बैंक है पंजाब नेशनल बैंक। तीसरा है छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक जिसका स्पॉन्सर बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब यहाँ पर एक बात समझिए, जितने भी ग्रामीण बैंक हैं उन्हें पैसे की जरूरत है और उनमें पैसा डालता है एक बहुत ही बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक जिसके पास लार्ज रिसोर्सेज होते हैं और वह ही रीढ़ की हड्डी का काम करता है, उन्हें शक्ति देता है अपना कारोबार करने की। तो जो भी रीजनल रूरल बैंक होगा उसका एक स्पॉन्सर्ड बैंक होगा जो कि उसमें सब्सक्राइब करेगा शेयर कैपिटल को। साथ में उस बैंक में जो लोग काम करते हैं उन्हें भी असिस्टेंस देगा, हेल्प देगा। किस प्रकार की हेल्प? बैंकिंग बिजनेस को कैसे मैनेज करना है वह सिखाएगा। फाइनेंशियल असिस्टेंस, जब जब पैसे की जरूरत होगी वह पैसा भी देगा और ये हेल्प चलती रहेगी बैंक बनने के लगातार 5 सालों तक। बैंक में जितने लोग काम कर रहे हैं उन्हें समय समय पर ट्रेनिंग भी देगा
ताकि कोई भी नियम ताक पर ना रह जाए। अच्छे से बैंक को मैनेज करना और रूरल सेक्टर को हेल्प करना ताकि वह भी तरक्की पाए और वहां पर भी उन्नति का माहौल बने। अब ये जानिए कि रीजनल रूरल बैंक के अंदर कितना पैसा कौन डालता है। सबसे पहले तो जैसे मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही निर्णय लेती है इन बैंक्स को बनाने का, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन बैंक्स में 50% तक का योगदान करती है। इसके बाद जिस भी राज्य में वह बैंक बनाया जा रहा है उस राज्य की सरकार की कंट्रीब्यूशन होती है 15%। उसके बाद बारी आ जाती है स्पॉन्सर बैंक की। जो भी स्पॉन्सर बैंक होगा वह कंट्रीब्यूट करेगा 35%। इस प्रकार से टोटल पैसा 3 पार्टीज के द्वारा कंट्रीब्यूट किया जाएगा और एक रीजनल रूरल बैंक अपने शेयर होल्डर्स पालेगा। अब बारी आती रेगुलेशन की कि इन बैंक्स को कैसे कंट्रोल किया जाएगा। इन बैंक्स को कंट्रोल करेंगी 2 पार्टीज। सबसे पहला तो होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद कंटिन्यूअस सुपरविजन की भी जरूरत है। उसके लिए रोल आ जाता है नबार्ड का। नबार्ड यानी कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, वह समय समय पर रीफाइनेंस की फैसिलिटीज देता है। शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म एडवांसेस भी ग्रांट कर देता है। और अगर जरूरतें पूरी ना हो तो स्पॉन्सर बैंक भी रीफाइनेंस की फैसिलिटी प्रोवाइड कर देता है। अब हम डिस्कस करते हैं कि इन बैंक्स की मेन क्या ऑब्जेक्टिव थी। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव था डेवलप करवाना एग्रीकल्चर को। ग्रामीण इलाकों का मेन जो रोजगार है वह खेतीबाड़ी है, तो उसकी डेवलपमेंट के लिए जो भी हेल्प होगी वो एक आरआरबी प्रोवाइड करेगा। ट्रेड को हेल्प करना, कॉमर्स यानी बिजनेस को भी डेवलप करवाना, क्रेडिट फैसिलिटीज देना, जितने भी ग्रामीण इलाकों के लोग हैं जब भी उसको पैसे की जरूरत पड़े उस जरूरत को पूरा करना। समझने की बात यह है कि आरआरबी सपोर्ट करते थे वीकर सेक्शंस को, पिछड़े हुए लोगों को, फार्मर्स को, एग्रीकल्चर में जो लेबर का काम करते हैं उन लोगों को, आर्टिशियंस को। इसके अलावा स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स, छोटे बिजनेसमैन जिन्हें बड़े बैंक पैसा देने से इनकार कर देते हैं, कई सारी फाइनेंशियल सर्विसेज भी प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसे लॉकर्स की सुविधा, क्रेडिट कार्ड देना या डेबिट कार्ड इशू करना। डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पेंशन। इसके अलावा जो मनरेगा के वर्कर्स हैं उन्हें कई बार उनकी वेजेस नहीं मिलती, तो वह वेजेस उन तक पहुंचाना भी आरआरबीज का ही मेन काम होता है। और ये पाया भी गया है कि जितना भी एडवांसेस और लोन्स इन्होंने दिए उसका मेजर हिस्सा वीकर सेक्शन को ही दिया गया। पुअर और स्मॉल बोरोवर्स जो कि ग्रामीण इलाकों में रहते थे उनकी जरूरतों को काफी हद तक पूरा कर दिया इन बैंक्स ने। अब इन बैंक्स की मैनेजमेंट की बात थी कि इनके काम काज को कैसे चेक किया जाए, तो यहाँ पर इन बैंक्स के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं जो कि सारे काम को मैनेज करते हैं। बैंक की पूरी सुपरिटेंडेंस की जाती है, डायरेक्शंस होती है और बोर्ड सारा ध्यान रखता है कि कारोबार बैंक का नियमों के अनुसार ही हो, सारे फंक्शंस ढंग से किए जाएं और पब्लिक इंटरेस्ट को अच्छे से सर्व किया जाए, कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन ज्यादा ना हो और इस कॉस्ट को काबू में रखना या कंट्रोल में रखना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट का सारी कारोबार है। इसके बाद कितनी तनख्वाह किस अफसर को दी जाएगी ये सारे अधिकार भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही हैं। सैलरी स्ट्रक्चर उन्हीं के द्वारा या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा और लोकल अथॉरिटीज के द्वारा चेक किया जाता है प्रॉपर कंपैरिजंस करके। अब इन बैंक्स की मॉनिटरिंग करनी भी बहुत जरूरी है। स्पॉन्सर बैंक के पास पूरी पावर है मॉनिटर करने की इन बैंक्स का प्रोग्रेस। स्पॉन्सर बैंक कंडक्ट करता है समय समय पर इंस्पेक्शंस, जांच पड़ताल की जाती है, इंटरनल ऑडिट किए जाते हैं, सिक्योरिटी कितनी है ये भी चेक किया जाता है और जहां पर कोई कमी पाई जाती है
तो करेक्टिव मेजर्स लेते हुए उसे सही कर दिया जाता है। तो इसके साथ ही हमारा रीजनल रूरल बैंक्स का टॉपिक कंप्लीट हुआ। पर माय डियर लर्नर्स, बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया तो बहुत लंबा चौड़ा है। इसमें अदर टाइप्स ऑफ बैंक्स भी हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे, वो भी आने वाले वीडियो लेक्चर्स में, जिसमें हम जानेंगे कि लोकल एरिया बैंक्स क्या होते हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स की क्या कैटेगरीज हैं, डेवलपमेंट बैंक्स और लैंड डेवलपमेंट बैंक्स। तो आप भूलिएगा नहीं, मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब तो कर ही लीजिएगा। तो मैं मीनाक्षी बजाज अभी तो कहती हूँ गुड बाय, पर आपको मिलूंगी बहुत जल्द एक नए वीडियो लेक्चर में।